जी जनाब, रियल डीटीएस के साथ मैं हूं तारिक मसूद अलियानी। और हमारी स्क्रीन पे आज आप देखेंगे कि हम लोग पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के हवाले से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे हम लोग मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि कुर्बानी के बाद जो एक टॉपिक शुरू होता है खाल का, जिसका हमारी मईशत पे भी काफ़ी गहरा असर पड़ता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें छोटे छोटे से जो पॉकेट्स हैं वो सब मिल के, जिस तरह कहते हैं कि कतरा कतरा दरिया बनता है, तो इसी तरह से पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन का भी इसमें काफ़ी जो है वो रोल है पाकिस्तान की मईशत में। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अजीज़ साहब, हम लोग उनसे बात करते हैं। मेरा नाम अजीज़ अहमद है। मैं पाकिस्तान टेनिस एसोसिएशन साउदर्न जोन का 3 दफ़ा का चेयरमैन रह चुका हुआ हूँ और पाकिस्तान टेनिस एसोसिएशन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, उसका भी चेयरमैन मैं रह चुका हुआ हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ आम लोग काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के हवाले से, कुर्बानी की खालों के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम लोगों को लेदर का आइडिया होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जो लेदर की रिफ़ाइंड प्रोडक्ट मेरे पास है, जब ये रॉ थी और उसको रॉ को रिफ़ाइन बनाने वाले लोग कौन है? आप लोग हैं जो रॉ को रिफ़ाइन करते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे शुरू होता है? ये मतलब खाल आप तक पहुंचती कैसे है? देखें जी, अगर हम कुर्बानी या एक इन जनरल स्लॉटर हाउस से बात करें, जैसे पूरे साल स्लॉटर हाउस में कुर्बानियाँ होती है, मतलब स्लॉटरिंग होती है, वो स्लॉटर हाउस से फिर हमारे व्यापारियों के ज़रिए या कभी डायरेक्ट हमारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट हमारी टेंडियों में पहुंचता है। वो हम आके जैसी आती हैं हम उसको सबसे पहले नमक लगाते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं। ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर जितना हाई है हमें उस हिसाब से उतनी जल्दी उसकी प्रिजर्वेशन करनी पड़ती है, वरना खाले ख़राब होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और ऐसा रेगुलर बुनियादों पे होता है कभी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मीन्स आप रास्ते में कभी स्टकअप हो जाते हैं, पंजाब से गाड़ियाँ आ रही हैं, इंटीरियर सिंध से गाड़ियाँ आती हैं, माल आते हैं, तो उसमें जब डिले हो जाता है तो ऑब्वियसली वो खाले बड़ा अफेक्ट करती हैं। सही। तो इस बार अब तक मतलब कितनी खालें आप तक पहुंची हैं यहाँ पे? ज़ाहिर है आपका कांटेक्ट काफ़ी सारी जो इंडस्ट्री है, पूरी इंडस्ट्री आपके पास है, पूरी इंडस्ट्री का डेटा आपके पास मौजूद होता है। अच्छा, ईद से पहले भी हम लोगों ने एक ख़बर देखी कि एक जो तखमीना लगाया गया था टेनर्स एसोसिएशन की तरफ से, तो क्या उसको मीट कर पाए हैं या उससे ज़्यादा है? देखिए, हमारा जो पहले एस्टिमेट था वो तकरीबन ये था फिगर्स के हिसाब से कि शायद हम इस दफ़ा 20% के करीब कुर्बानी हमारी ज़्यादा होगी, लेकिन 20% तो नहीं, बहरहाल हम 8-10% के करीब हमारी पिछले साल के मुकाबले में कुर्बानी ज़्यादा हुई है। पिछले साल हमारे पास फिगर गालिबन 68 लाख के करीब थे, यू कैन से राउंड फिगर है 70 लाख। लेकिन अभी तक जो हमारे पास इन्वेंट्री आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन 75 लाख का फिगर है ऑल टुगेदर, जिसमें काओ, शीप, गोट एंड कैमल वगैरह शामिल है। अच्छा, ये बात बताइए कि एक बंदा हैदराबाद में, लाड़काना में, दादू में, जंग में, सखर में कहीं पे भी कुर्बानी करता है, वो खाल बिल्कुल रॉ होती है। वो जब आप तक पहुंचती है फिर क्या प्रोसेस शुरू होता है कि उसके फिर वो जूते बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं, लेदर के पर्स बनते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा सा बताइए, बड़ा काफ़ी जी दिलचस्प ये बड़ा लेंदी प्रोसीजर है और इसमें बड़ी ही एक टेक्निकलिटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, एक्सपर्टीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक चीज़ को आपने उसको रॉ मटेरियल था, आपने उसको कट टू पैक किया, जैसे यार्न है, आपने उसको डाई किया और आपने बनाया और प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया। उसमें भी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, मगर लेदर इज़ समथिंग डिफरेंट एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। इसमें जो है, जब सबसे पहले खाले आती हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नमक लगाया जाता है, उसके बाद इसको प्रोसेस शुरू किया जाता है, जिसको हम प्रोसेस को कहते हैं पिकल। वो पिकल बनता है, उसमें उस खालों की असॉर्टमेंट होती चली जाती हैं, जो ख़राब खाले होती हैं या जो भी सही होती हैं उसको प्रोसेस करके हम एक पिकल की फॉर्म में ले आते हैं। उस पिकल को थोड़े से हम प्रिजर्व करते हैं, स्टॉक करते हैं और उसके बाद अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसको वेट ब्लू कन्वर्जन पे ले जाते हैं, जो एक और उसकी फॉर्म है। इसी पिकल को जो है जब हमें ज़रूरत होती है, तो आजकल इंटरनेशनल मार्केट में एक वेजिटेबल टैनिंग की भी डिमांड आई है, जिसमें क्रोम इन्वॉल्व नहीं होता। क्रोम इटसेल्फ इज़ अ केमिकल विच फ्रॉम पिकल व्हेन वी मेक वेट ब्लू, तो हमें उसमें क्रोम की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड वेट ब्लू। अदरवाइज हम पिकल से उसको जब करते हैं वेज प्रोसेस, तो दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेबल क्रस्ट एंड वेजिटेबल टैनिंग। सही। अच्छा, ये बताएं कि आपने अभी इस्तेलाह इस्तेमाल की प्रिजर्व करने की। जी। प्रिजर्व करने के लिए आपके पास कोई
ठंडक, कोई ठंडा कमरा है, एसी लगाया हुआ है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है आपके पास कि वो प्रिजर्व रहती है? असल में खालों की क्वांटिटी, क्वांटम और वॉल्यूम के हिसाब से इतनी बड़ी होती है कि आप इसको किसी एसी में नहीं कर सकते। इसका बेस्ट वे इसका प्रॉपर सॉल्टिंग है। जो एक्सपर्ट इसके कारीगर होते हैं वो इसको लगा रहे होते हैं और इसको आगे हम उसी हिसाब से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई केमिकल इस्तेमाल किया जाता है? जी बिल्कुल, केमिकल, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं और हम उनको इंपोर्ट भी करते हैं पाकिस्तान में। बहुत बड़ी तादाद, हमारी तकरीबन में ख्याल है 90% इंडस्ट्री केमिकल की जो है वो इंपोर्ट बेस है। सही। सबसे अच्छी खाल किस जानवर की होगी? देखें, ये डिपेंड करता है कि विच इज़ इन दी बेटर डिमांड, क्योंकि हर खाल डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होती है। अगर मैं सिर्फ मिसाल लूँ शूज़ की, तो शूज़ के लिए जो शूज़ के लिए टेयरिंग चाहिए, जो उसकी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो उसमें काओ और बफेलो की स्किन्स जो होती हैं, बेसिकली काओ एंड गोट, वो स्किन्स बड़ी ड्यूरेबल होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ और टेंडेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो बड़ी हेल्पफुल होती है उसमें। और जैसे अब लेदर गारमेंट्स की बात करें तो एक सोफिस्टिकेटेड आइटम होता है, डेलिकेट होता है, तो हैवी वेट होने से बचाने के लिए उसको ज़्यादातर शीप लेदर में उसको गारमेंट्स को बनाया जाता है। इसी तरह आपने जैसे भी शुरू में मुझसे फरमाया था कि लेदर पर्सेज हैं और दूसरी चीज़ें हैं, तो उसमें भी डिपेंड्स करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट में बायर के मुताबिक आप चीज़ यूज़ करते हैं। अच्छा, मैंने इंटरनेशनली काफ़ी देखा है, ख़ास तौर पे मैंने अरब में काफ़ी देखा है कि मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं, ख़ास तौर पे यूरोप के उन ठंडे इलाकों में या फिर अमेरिका के उन स्टेट्स में जहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे उन लोगों की ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान से इंपोर्ट किया जाए लेदर का जैकेट। तो इसकी क्या वजह है? मतलब वो लोग इंडिया से, बांग्लादेश से, किसी और मुल्क से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के लेदर में कोई ख़ास चीज़ मौजूद है या वो वाला लेदर आपको कहीं पे भी दस्तयाब है? देखें, ये अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान की ज़मीन पे इनाम है। आई वुड से इट्स गॉड गिफ्टेड ब्लेस्ड थिंग विच वी हैव गॉट, स्पेशली इन दी एनिमल्स स्किन्स। हमारी स्किन्स की क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड बहुत अच्छी है। स्पेशली देखें, उसको डिफ़ाइन करने के लिए मैं आपको इस तरह बताऊं कि उसके जो अपर सरफेस का ग्रेन होता है लेदर का, वो बड़ा सॉफ्ट और बहुत फाइन होता है, तो इसलिए पाकिस्तान की स्किन जो है वो बड़ी अच्छी कंसिडर की जाती है वर्ल्ड ओवर, और उसकी डिमांड भी बड़ी अच्छी रहती है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम एक जनरल बात कर रहे होते हैं यूएसए की या किसी यूरोपियन कंट्री की। अगर मैं ब्रांड्स के नाम लूँ तो ज़ारा से लेके, गुची से लेके, मासूमी टूटी से लेके बड़े बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और हमारे लेदर गारमेंट्स के बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं यहाँ पे, जो वहाँ पे इन ब्रांड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको, और उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना आजकल के उसमें एनवायरनमेंट के हिसाब से, जो उनके कॉम्प्लाइंस मीट करना, इट्स रियली अ वेरी वेरी चैलेंजिंग जॉब। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन जो है, इसका सिंध हुकूमत से भी कोऑर्डिनेशन रहता होगा, तो सिंध हुकूमत से आपका जो ताउन है, क्या मतलब हुकूमती ओहदेदार, मिनिस्ट्रीज़ आपसे ताउन करते हैं? कोई शिकायत है आपको या कोई बात है तो हमें ज़रूर बताएं। देखें जी, मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टली बताऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इसको एज इट इज़ फॉरवर्ड करें, एज इट इज़ उसमें चलाएं। देखें, तनकीद करना बड़ा आसान है। मैं दो तीन चीज़ें जो एज इंडस्ट्रियलिस्ट, जो आपने एक सवाल किया कि मिनिस्ट्री हमारे साथ कैसे कोऑपरेट कर रही है, कैसे हमारे साथ इंडल्ज है, हमारे जो मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ हैं इकरामुल्लाह धारेजो साहब, और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ इस वक्त प्रेसिडेंट जो हैं यासीन शेर बलोच साहब, हमारे साथ मुस्तकिल कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, ऑन वन कॉल। आई एम नॉट सेइंग कि वो फॉर्मेलिटी करते हैं, बिलीव मी, बड़ा अच्छा उनके साथ कोऑर्डिनेशन है। हमें जिस चीज़ की हेल्प चाहिए होती है हम उनको बताते हैं, और जो चीज़ उनकी लिमिटेशन कैपेसिटी में होती है, दे ट्राई टू सॉल्व इट। वो सिर्फ ये नहीं होता कि वो फाइल पे चला गया। मैं आपको उसकी दो तीन एग्जांपल देता हूँ कि हमने जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, हमने पाकिस्तान टेनिस एसोसिएशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर, ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो है, ये एक लार्जेस्ट इंडस्ट्री एरिया है कराची का, और हम जो लेदर इंडस्ट्री है, ये हमारा एक सेपरेट एंटिटी है, पूरा एक जोन है, सेक्टर 7 है, जो तकरीबन 200-250 एकड़ पे है, और यहाँ पे हज़ारों लोगों का रोज़गार डायरेक्ट और वाबस्ता है। तो उसके लिए जब हमने उनसे फ़ंड मांगे, तो आपको मैं सरप्राइजिंग बात बताऊँ, विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी ब्यूरोक्रेसी,
we got approximately 300 million rupees as a grant for Pakistan Tennis Association. इसी तरह उन्होंने हमारी जो बड़ी है उसकी जो है हमारी काइट और काटी एसोसिएशन, उनको भी बड़ी तादाद में फ़ंड मिले और उन्होंने सारा इस इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में बड़े अच्छे तरीके से उस पर काम किया है। एंड जैसे पहले होता था हफ्तों लग जाते थे, ये अब दिनों के हिसाब से पिछले 2 साल से बड़ा इम्प्रूव है। और जो हमारे इसके मेयर कराची साहब है मुर्तज़ा वाह साहब, माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा इस पे काम किया है, तो क्रेडिट गोज टू हिम एंड वी रियली एक्नॉलेज दिस वर्क। उसके अलावा भी जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो 2-3 सब्जेक्ट्स पे काम हो रहा है, बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट और एज अ कॉमन मैन एंड वेल विशर ऑफ द सिंध गवर्नमेंट एंड वेल विशर ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट एज वेल, तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की जब से ये जो कचरों के ढेर थे, आपने नोट किया होगा पिछले 8-10 सालों में कराची वाज अ डंप प्लेस। अब वो जब से हमारा उस सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर के पर्सनल इंटरेस्ट से जब वो शुरू हुआ है, तो आप देखें डे बाय डे उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है, उसमें कोई बुराई नहीं आ रही है ना। शहर में जरूर अगर कोई फर्क हो सफाई सुथराई के हवाले से तो चीजें नजर आती हैं। अच्छा, खैर हम लोग अभी लास्ट में बात करेंगे बजट पे। तो बजट के हवाले से आपको कोई फायदा हुआ, नुकसान हुआ, टैक्सेस लगे? मिला जुला रद्द-ए-अमल पब्लिक का, इंडस्ट्री का और ट्रेडर्स का। तो बजट में जिस तरह गवर्नमेंट ने हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि इंपोर्ट पे, केमिकल्स पे वो ड्यूटी कम करेंगे, तो उन्होंने किसी जगह पे जहाँ पे 16% ड्यूटीज़ थी उसको 15% किया, जो 11 थी उसको 10 कर दिया। ये सारी चीज़ें 1-1% है, मतलब यू कैन से कि अगर बहुत बड़े सर्किल पे उसको देखें तो 1% मैटर्स, बट इफ यू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री इट डज नॉट गिव दैट मच इम्पैक्ट। 1% इज जस्ट 1%, आई एम राइट टू से दैट। उसके अलावा जो है जो 3% वाली चीज़ थी उस जगह पर उन्होंने ड्यूटी रेस करके 5% कर दी। तो उन्होंने अपने नंबर ऑफ फिगर्स या अपने नंबर ऑफ स्टैटिक्स जो थे वो अच्छे तरीके से पूरे कर लिए, तो हमें उसका इतना फ़र्क नज़र नहीं आया। दूसरे हम एक और चीज़ कह रहे थे जो हमारी डिमांड भी है, 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 ये कि जैसे केमिकल इंपोर्ट होता है, इसमें 2 कैटेगरीज चल रही हैं, एक है ट्रेडर, एक है इंडस्ट्री। अब ट्रेडर जो इंपोर्ट कर रहा है, कमर्शियल इंपोर्ट करता है, उस पर ड्यूटी का स्ट्रक्चर ज़्यादा है। लेकिन अब वो ट्रेडर जो है जो केमिकल स्पेसिफिक, चाहे लेदर में यूज हो, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज हो, वेयर विच एवर इंडस्ट्री, अब उसमें हर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इंपोर्ट की कैपेसिटी नहीं रखता। कुछ जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं जो लोकल एक्सपोर्टर्स को माल बना के बेच रहे होते हैं, तो जब वो कमर्शियल ट्रेडर से माल लेते हैं तो वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही होती है, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और इंडस्ट्री जब इंपोर्ट करती है तो उसको इंसेंटिव मिल रहा होता है। तो हमारी हमेशा से रिक्वेस्ट ये रही कि सर वो जो कमर्शियल ट्रेडर है उसको थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको डाउन कर दें। जब आप डाउन करते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इक्वल लेवल पे आ जाता है और सबको इक्वल प्ले लेवल मिलता है काम करने का। सही। अच्छा, आपकी तरफ से, पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन की तरफ से सिंध हुकूमत का जो जिस तरह से बजट है, तो उसके हवाले से आपने कोई कभी सिफारिशात पेश की हों, मिनिस्टर साहब से बैठे हों कि हमारी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं या ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, कभी कोई ये कोशिश? जी बिल्कुल, हमारी अभी जो मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ इकरामुल्लाह धारेजू साहब और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ यासीन शेर बलोच साहब हमारे पास इधर हमारी एसोसिएशन इसी ऑफिस में तशरीफ़ लाए थे। हमने उनको अपनी गुजारिशात पेश की थी कि सर बीइंग इन प्रोविंस ऑफ सिंध और एन इंडस्ट्रियलिस्ट, हमें यहाँ पे आप टैक्स की जो स्ट्रक्चर है जिसमें तकरीबन 20 से 25 एजेंसीज या इदारे इन्वॉल्व हैं, उसको 1 विंडो कर दें। 1 विंडो करने से आपका टैक्स ईज हो जाएगा और आपकी उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। आप एक दफ़ा भरोसा करके देखें, किसी एक सेक्टर को आप रोल मॉडल चुन लें। सेक्टर मीन्स कोई लेदर इंडस्ट्री को या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को या जो भी वॉटेवर जिसको आप समझते हैं कि यार हम इनका स्ट्रक्चर आराम से मॉनिटर कर सकते हैं या हम इन पे ज़्यादा ट्रस्ट ले सकते हैं या रिस्क ले सकते हैं, तो आप उनको मौका दें कि यार ठीक है 1 विंडो ऑपरेशन हमने एक जगह छोटे सेगमेंट पे स्टार्ट किया है, हमने पिछले 3 साल में इधर से इतने मिलियन रुपीस कलेक्ट किए थे और जब हमने इन पे ट्रस्ट किया और इनको 1 विंडो ऑपरेशन की फैसिलिटी या इंसेंटिव देने की कोशिश की है, तो दे रियली प्रूव कि हमारे पास जो फंड जमा हुए, जो हमारे पास कलेक्शन आई है, वो पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है या कम है। अगर हम फेल हो जाते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हमसे डिमांड कर सकती है कि जी वी गिव यू द चांस एंड यू फेल एंड वी गिव यू द चांस सर, वी हैव प्रूव्ड इट।
जी जनाब, तो हम लोग बात कर रहे थे अजीज़ साहब से जो चेयरमैन है पाकिस्तान टैनर्स एसोसिएशन की, और मेरी ये कोशिश थी कि हम लोग इनसे एक सैर हासिल गुफ्तगू करें और वो गुफ्तगू मुख्तसर ना हो, और हम काफ़ी जो आवाम की दिलचस्पी के काफ़ी सारे अवामिल हैं कि एक रॉ जो हम लोग चूँकि लेदर को रॉ में देखते हैं, वो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसी लेदर का हमारे पास पर्स होता है, उसी लेदर का हमारे पास जैकेट होती है, ग्लव्स होते हैं हमारे पास, तो वो कैसी शक्ल बनती है उसकी, तो ये हम लोगों ने जाना। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, एक बहुत चीज़ मैं शुक्रिया। खाली छोटी सी और ऐड करना चाहूँगा जी, जी। बजट के हवाले से, ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सेक्टर्स हैं, हूसोएवर, इसमें हमारी सिर्फ लेदर एसोसिएशन की नहीं, टेक्सटाइल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन, सियालकोट, पंजाब, हूसोएवर आर डिमांडिंग कि जो गवर्नमेंट ने हमारा जो फाइनल टैक्स रिजीम था वो 1% था। अब उसको उन्होंने चेंज करके बिल्कुल उस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है और उसको बहुत हाई लेवल पे ले गए, जिसका इम्पैक्ट हमें अकाउंट्स पे और अपनी बुक कीपिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो टैक्स बढ़ के तकरीबन 20%, 29% के करीब चले जा रहे हैं। तो हमने गवर्नमेंट से हमेशा रिक्वेस्ट की, और अभी भी आप शायद आज आया हुआ है मीडिया में, बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज हुआ हुआ है प्रिंट मीडिया में, कि जी इसको आप वापस लें और इसको 1% करें। उसका रीज़न देखें तारिक साहब, ये नहीं कि सिर्फ हमारी डिमांड है, ये हमने बजट से पहले भी और पिछले कई महीनों से हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, इस बात को, और हम उनको जस्टिफाई भी करने की कोशिश करते हैं कि सर देखें, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, एक्सपोर्टर का, इंडस्ट्री का काम क्या है, उसने मेजॉरिटी केमिकल या रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, व्हेन इट अराइव्स एट द पोर्ट वी पेड द ड्यूटी, वी पेड द सेल टैक्स। सेल टैक्स आपने जमा कर लिया, वो सेल टैक्स हमें 6-6 महीने रिफंड नहीं होता, तो हमारा जितना प्रॉफिट है उसकी परसेंटेज के मुकाबले में आप देखें तो अब 6 महीने एक इंडस्ट्री जो आजकल के ज़माने में जहाँ पे हर चीज़ फाइनेंस मैटर करता है, जहाँ अकाउंट्स और डेट्स मैटर करते हैं, अगर उसका फाइनेंशियल क्रंच इसी जगह पे जाके स्टक अप हो जाएगा तो हाउ इज गोइंग टू ग्रो अप, डेफिनेटली ही विल हैव अ बैड इम्पैक्ट, और उसका हौसला टूट जाता है। तो हमने उनसे कहा कि जी देखें, जब इंपोर्ट हो गया, केमिकल आ गया, हमने कर दिया, हमने चीज़ मैन्युफैक्चर की, सेल टैक्स भरा, तमाम ड्यूटी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिए, तमाम मेहनतों के बाद, एफर्ट्स करने के बाद चीज़ एक्सपोर्ट कर दी। जब एक्सपोर्ट कर दी, एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट हमारा वो टैक्स कट गया। अब जब टैक्स कट गया तो बीच में बचा क्या? तो अगर वो फाइनल जो हमारा रिजीम टैक्स परसेंटेज चल रहा था 1%, इफ इट शुड रिमेन मेंटेन, तो हमारे लिए बिजनेस आसान हो जाता है, हमारे पास ज़हनी तौर पे सुकून हो जाता है। उन्होंने इतने सारे जो हर्डल्स लगा दिए हुए, इट इज़ रियली गिविंग अ नेगेटिव, क्योंकि जब कॉस्ट बढ़ेगी आपकी तरफ से भी, तो जाहिर है फिर आगे भी कॉस्ट बढ़ेगी, और इंटरनेशनली जब आपको compete करना है दूसरे मुल्कों की एक्सपोर्ट्स को, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को सामने लेकर आना है, तो जाहिर है उस पर फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उसके अलावा आप ये देखें ना कि हमारी जो इंडस्ट्री है अनफॉर्चुनेटली वो इंपोर्ट मटेरियल पे बेस करती है, केमिकल्स स्पेशली, और अगर कोई सोल्यूशन नहीं है, आप किसी वजह से, अपनी किसी टेक्निकलिटीज़ की वजह से, या गवर्नमेंट के पास मजबूरी है, तो वो उसको थोड़ा सा बढ़ा ले, यार आपके पास चीज़ आ जाए, और उसको वो कंफर्ट जोन दे दे जिसका वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है अरसे दराज से, तो वो हम आपको फिर सबूत देंगे ना कि यार हम ग्रो किए कि नहीं किए। जब ना करें आप हमें टाइम दें यार, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, ओके फाइन, गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है ना कि जी आप इस इलाके में इंडस्ट्री लगा लें, हम आपको 5 साल का टैक्स रिबेट छोड़ते हैं, हम आपको फलाना इंसेंटिव देते हैं। तो जो आपकी परफॉर्मिंग, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री जिससे लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है, उसको अगर आप स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं या अनइंटेंशनली वो स्क्वीज होने लगती है, तो फिर कैसे काम होगा? जी जनाब, तो अजीज़ साहब हमारे साथ थे, हम लोगों ने इनसे काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की, बजट के हवाले से हम लोगों ने बात की, पाकिस्तान टैनर्स एसोसिएशन के हवाले से हम लोगों ने बात की, एक जो कुर्बानी की खाल होती है या कोई भी खाल है, जो स्किन्स आती हैं इनके पास, जो एक रॉ मटेरियल से लेकर एक रिफाइंड चीज़ हम तक कैसे पहुंचती है, उसके प्रोसेस को हम लोगों ने जाना। लेकिन मेरी 3 दिनों में काफ़ी ताजिर बरादरी से मुलाकात हो रही है, तो उनका ये कहना है कि हुकूमत अगर नज़र षानी करे अपने मामलात पे, ख़ास तौर पे जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उनके हवाले से, तो हमारी जो एक्सपोर्ट की जो इंडस्ट्री है वो ग्रोथ कर सकती है, ये सेक्टर ग्रोथ कर सकता है। हुकूमत को इस सेक्टर की ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये वो सेक्टर है जो सेक्टर आपको बाहर से पैसे कमा के देता है। बहुत शुक्रिया आपका।